हेलो एवरीवन। हाँ जी, आज हम यूनिट स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा। हाँ जी, थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच होती है साइंस की जो हमें स्टडी करवाएगी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हीट एंड इनटू इट्स इंटरचेंजिंग, कि जो एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है, एनर्जी की फॉर्म को हम कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हम हीट एनर्जी में कैसे चेंज करते हैं, या फिर हीट एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे चेंज कर पाते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो मैं लिख सकता हूं द ब्रांच ऑफ साइंस, डिफाइन कर सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of different forms of energy, different forms of energy, अलग अलग फॉर्म एनर्जी की, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दीज फॉर्म्स, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दीज फॉर्म्स। क्लियर? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी यूनिट होगी। जैसे इसने बात की है कि अलग अलग फॉर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी की, और उनके बीच क्या रिलेशनशिप होगी या उनको हम कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू, हम चेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी। ठीक है, जैसे कोई भी फैन है वो क्यों घूम रहा है, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट उसमें प्रोड्यूस करवाता हूं, ठीक है, पास करवाता हूं, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है चेंज हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में, जो कि उसको हेल्प करती है घुमाने के लिए। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं कि मैकेनिकल एनर्जी की क्या रिलेशनशिप होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, कैसे हम मैकेनिकल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या फिर कैसे इलेक्ट्रिकल को थर्मल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कैसे थर्मल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे थर्मल पावर प्लांट होते हैं, वो क्या करते हैं, थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो उनकी सबकी जो रिलेशनशिप है या इंटरचेंजिंग है वो हम पढ़ेंगे किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन हम करेंगे, या इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इंपॉर्टेंस क्या है थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स हमें बताएगी फिजिबिलिटी ऑफ एनी रिएक्शन या स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी रिएक्शन। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस तो यही है कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स हमें बताएगी। ठीक है, हाँ जी, थर्मोडायनेमिक्स हमें बताती है कि एक्सटेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, कि एक रिएक्शन कितनी हो सकती है और कितनी नहीं हो सकती। ठीक है, चाहे वो रिएक्शन कोई भी हो, चाहे वो रिएक्शन केमिकली हो, चाहे वो रिएक्शन फिजिकली हो। क्लियर है, वो एक्सटेंट के बारे में बताती है और फिजिबिलिटी के बारे में बताती है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है, और फिर कुछ लॉज हो गए हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, उन लॉज के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, कुछ बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। सबसे पहले सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। सिस्टम क्या होगा और सराउंडिंग क्या होगा। सिस्टम होता है कि वो पोर्शन, यूनिवर्स का वो पोर्शन जिसको हमने अंडर कंसिडरेशन लिया है। जैसे ये एक बोर्ड है, मैंने इसको अंडर कंसिडरेशन लिया है, मैंने इसको पढ़ाने के लिए यूज किया है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ,
सिस्टम हुआ, ठीक है। और जो अदर पार्ट है, इससे अलग पार्ट है, जो रेस्ट पार्ट बच गया है, वो सारा का सारा हमारे लिए क्या हुआ, सराउंडिंग हुआ, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स चूजन फॉर थर्मोडायनेमिकली कंसिडरेशन, सिस्टम होगा द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, पार्ट ऑफ यूनिवर्स चूजन फॉर थर्मोडायनेमिकली कंसिडरेशन या ऑब्जर्वेशन, कंसिडरेशन वो पार्ट यूनिवर्स का जो हमने थर्मोडायनेमिकली कंसीडर किया गया है या जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिस्टम, इज कॉल्ड सिस्टम, ठीक है, उसको हम सिस्टम बोलेंगे जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, और जो रेस्ट पार्ट बच गया, द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स, उससे जो अलग बच गया है, द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स, the remaining portion of the universe is called surrounding, is called surrounding। और बाकी जो पोर्शन बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग, क्लियर। या फिर बोल सकते हैं सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर ही, सिस्टम और सराउंडिंग के मिलने से ही बनता है यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम, सिस्टम को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली तो बात हुई कि सिस्टम होता क्या है, जिसपे हम कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करते हैं या कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे हमारे पास ये बोर्ड है, ये सिस्टम है, ठीक है, इसको यूज किया जा रहा है पढ़ाने के लिए, और जो बाकी जो पोर्शन बच गया वो सराउंडिंग्स है, ठीक है। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम होगा जिसमें से हम एक्सचेंज कर सकते हैं मैटर को भी और एनर्जी को भी, क्लियर है। हाँ जी, ए सिस्टम इज सेड टू बी ओपन, ए सिस्टम is said to be open if exchange of energy as well as matter takes place, ठीक है, जिसमें से हम एनर्जी को भी चेंज कर सकते हैं और मैटर को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो ये डोर खुला है तो इसमें से कोई भी आ जा सकता है, मींस मैटर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और एनर्जी तो आ ही रही है, ठीक है, हवा आ रही है, धूप आ रही है, ठीक है, तो जिसमें से हम क्या कर सकते हैं, मैटर को भी एक्सचेंज कर सकते हैं और एनर्जी को भी एक्सचेंज कर सकते हैं, वो होगा ओपन सिस्टम। नेक्स्ट क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम, अगर मैं इस डोर को बंद कर देता हूं तो इसका मतलब जो मैटर है उसको हम एक्सचेंज नहीं कर सकते अगर मैंने इसको बंद कर दिया, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी, ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, तो उसको हम बोलेंगे क्लोज्ड सिस्टम। ए सिस्टम इज सेड टू बी क्लोज्ड, said to be closed if exchange of energy takes place only, exchange of energy takes place only, क्लियर, केवल एनर्जी की एक्सचेंज होती है, ठीक है, नॉट द मैटर, मैटर की एक्सचेंज नहीं होती, क्लियर है। उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड होता है अकेला या फिर सील बंद बिल्कुल, ठीक है, जिसमें से ना तो एनर्जी चेंज होगी और ना ही मैटर चेंज होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे,
आइसोलेटेड सिस्टम, isolated system, the system in which neither energy nor matter can be exchanged, क्लियर है? एक सिस्टम जिसमें से ना तो एनर्जी को हम एक्सचेंज कर सकते हैं और ना ही मैटर को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम, क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट स्टेट वेरिएबल, नेक्स्ट डेफिनेशन हम करते हैं। स्टेट वेरिएबल क्या होंगे? दो तरह के वेरिएबल होंगे, स्टेट वेरिएबल और पाथ वेरिएबल, ठीक है, नाम से ही क्लियर है। जो स्टेट पे डिपेंड करेंगे वो स्टेट वेरिएबल होंगे और जो रिएक्शन की पाथ पर डिपेंड करते हैं उसको हम बोलेंगे पाथ वेरिएबल, ठीक है। स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल, द स्टेट ऑफ द सिस्टम मीन्स द कंडीशन ऑफ द सिस्टम, द स्टेट ऑफ द सिस्टम का मतलब होता है मीन्स द कंडीशन ऑफ द सिस्टम। ये एक कंडीशन होती है सिस्टम की, कंडीशन होती है सिस्टम की which is described in terms of measurable properties, which is described in terms of measurable property, measurable properties जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर। हाँ जी, उसने क्या बोला है कि स्टेट वेरिएबल होंगे, कि स्टेट होती है फंक्शन सिस्टम की, या फिर जिस सिस्टम को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज के हेल्प से, ठीक है। कोई भी मेजरेबल प्रॉपर्टी है, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, जिनको मैं मेजर कर सकता हूँ, उनकी हेल्प से अगर मैं किसी सिस्टम को डिस्क्राइब करता हूँ तो वो होंगे हमारे सिस्टम या स्टेट वेरिएबल, क्लियर है? स्टेट वेरिएबल होंगे। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन होंगे जो किसी भी रिएक्शन की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, ठीक है। ए फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी स्टेट फंक्शन इफ इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, ठीक है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, ए फिजिकल क्वांटिटी is said to be state function, is said to be state function if its value depends on, अगर उसकी वैल्यू डिपेंड करती है, its value depends on initial state and final state, क्लियर है? अगर उसकी वैल्यू इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, ठीक है, पाथ पर डिपेंड नहीं करती, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेट फंक्शन बोलेंगे, क्लियर है? हाँ जी, जैसे हमारे पास जो स्टेट फंक्शन होंगी, टेम्परेचर होंगे, प्रेशर होंगे, क्लियर है, ये सारी वैल्यू डिपेंड करती है किस पर? स्टेट पर, ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी पर और
फाइनल क्वांटिटी पे, ठीक है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक मैक्रो होता है लार्ज क्वांटिटी और माइक्रो होता है स्मॉल क्वांटिटी, या फिर मैक्रो को बोल सकते हैं लार्ज साइज्ड और माइक्रो होता है स्मॉल साइज्ड। क्लियर है? हाँ जी। तो मैक्रो सिस्टम होगा हमारे पास मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। हाँ जी, मैक्रो होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं द सिस्टम कंटेनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या लार्ज नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज, जैसे एटम्स होंगे, आयंस होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। ए सिस्टम कंटेनिंग large number of chemical species, ठीक है। केमिकल स्पीसीज हो सकती हैं जैसे एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स। अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। क्लियर है? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। हाँ जी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। एक्सटेंसिव होगी जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। कोई भी मैटर है उसकी क्वांटिटी पे, उसकी अमाउंट पे डिपेंड करता है। और इंटेंसिव होगा जो नेचर पर डिपेंड करता है। क्लियर है? नेचर ऑफ द मैटर, ठीक है। जैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी जो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, जैसे मैं बोल सकता हूं कि कितने बच्चे बैठे हैं, ठीक है, ये होगी क्वांटिटी। क्लियर है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की जो नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि नेचर पे डिपेंड करता है, लड़के बैठे हैं या फिर लड़कियां बैठी है। क्लियर है? वो हो गया नेचर। और कितने बच्चे बैठे हैं तो वो होगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वो होगी क्वांटिटी। क्लियर है? तो मैं लिख सकता हूं these are the properties which depends on the quantity of the matter. These are the properties, ये वो प्रॉपर्टीज होंगी which depends on quantity of the matter, quantity of matter। क्लियर है? इनको ये क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे इंटरनल एनर्जी एग्जांपल है, इंटरनल एनर्जी U, ठीक है। U से हम इसको डिनोट करते हैं। एंथैल्पी H, एंथैल्पी H। क्लियर है? गिब्स फ्री एनर्जी G, गिब्स फ्री एनर्जी G, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो कि नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। दीज आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ओनली अपॉन द नेचर ऑफ द मैटर, ठीक है। द प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ओनली on the nature of the substance या फिर matter, nature of the substance। क्लियर है? जो substance के नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? वो सारी की सारी क्या होंगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एग्जांपल लिख लो, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारे की सारे क्या होंगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोबैरिक प्रोसेस। हाँ जी। आइसोथर्मल प्रोसेस होगा जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ठीक है, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है? वो थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, उसको आइसोथर्मल बोलेंगे। एडियाबैटिक जिसमें हीट कांस्टेंट होगी। क्लियर है? ना तो हीट की एंट्री होगी उस प्रोसेस में और ना ही बाहर निकलेगी। क्लियर है? जिसमें हीट कांस्टेंट होगी वो होगा, या कोई भी फ्लो नहीं होगा हीट का, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगी, आइसोकोरिक प्रोसेस होगा जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगी, ठीक है। और आइसोबैरिक प्रोसेस होगा जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा। क्लियर है? जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो ये सारे के सारे थे हमारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो थर्मोडायनेमिक्स में यूज होंगे। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।